नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। नारी शक्ति महोत्सव में 22 महिलाओं को किया सम्मानित। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। यात्रा की तैयारी और मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का किया गठन। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। कैमरे पर मंत्री जी ने आरोपों से किया इनकार। देहरादून में खत्म हुई गुलदार की दहशत। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार। किमाड़ी से किया रेस्क्यू। 2 मासूमों को बना चुका था अपना निवाला। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेगा रोड शो किया। मुख्यमंत्री धामी ने ये रोड शो सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के तहत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दून में सीएम ने किया मेगा रोड शो। सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के तहत किया रोड शो। बड़ी संख्या में महिला शक्ति हुई शामिल। राजधानी देहरादून में सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेगा रोड शो किया। बन्नू स्कूल में नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम के स्वागत के लिए रेस कोर्स क्षेत्र में दोनों ओर भारी संख्या में महिला शक्ति नजर आई। सीएम धामी के इस रोड शो में महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम धामी ने पद्मश्री माधुरी बर्तवाल और पद्मश्री बसंती बिष्ट समेत 22 महिलाओं को सम्मानित किया। तो वहीं कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी सीएम धामी ने निरीक्षण किया। वहीं 1055 करोड़ की योजनाओं का सीएम धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं के आशीर्वाद से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें मात्र शक्ति की सहभागिता ना हो, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आज महिलाएं अपना योगदान हर क्षेत्र में दे रही हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम महिलाएं कर रही हैं। द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीब महिलाओं के बैंक में खाते खुलवाए गए। उत्तराखंड में मातृ शक्ति के लिए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया गया। जहां से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। कि हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे हेतु था कि हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। तेज गति से हमने उसमें काम किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम अपनी मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आज प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाया है। देहरादून में सीएम धामी के इस मेगा रोड शो में जिस तरह से मातृ शक्ति, महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो जाहिर करता है कि धामी सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने के लिए काम कर रही है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में यातायात प्रबंधन के सुगम संचालन के लिए एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किए जाने, सभी अधिकारी और विभागों में आपसी समन्वय से काम किए जाने के निर्देश दिए। संपूर्ण पैदल मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाए जाए और उन्होंने कहा कि बीते सालों की यात्रा में जो कमी और समस्याएं सामने आई हैं, उनमें से सीख लेते हुए प्लानिंग से काम कर उन समस्याओं को दूर किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इन दिनों आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अपने पद पर रहते हुए गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने इसका खुलासा करते हुए विजिलेंस में इसकी शिकायत की है। ऐसे में सवाल है कि क्या कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए रिपोर्ट। आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। क्या गणेश जोशी की बढ़ने वाली है मुश्किलें? तो इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई है? तो ऐसे लोगों की तुम्हें मैं ध्यान देना उचित नहीं समझता। सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेता जनता के विकास का चोला ओढ़े अपना विकास करने में किस कदर मशगूल हैं, इसका उदाहरण उत्तराखंड के नेताओं को देखकर लगाया जा सकता है। पहले दून के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा और अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग रहा है। इन दिनों सियासी गलियारों में ये मुद्दा सुर्खियों में है, क्योंकि गणेश जोशी की संपत्ति को लेकर वकील विकेश नेगी ने आरटीआई से बड़ा खुलासा किया है। विकेश नेगी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति बीते साल में कई गुना बढ़ी है। उनके खाते में कई भूमि के टुकड़े और दुकानें हैं। गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस से शिकायत की गई है। गणेश जोशी, उनकी हमने जब आरटीआई डाली प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का जो उन्होंने अपना ब्यौरा दे रखा था चुनाव आयोग में, वो 2022 का, उसमें अपना इन्होंने लगभग 9 करोड़ का ब्यौरा दे रखा था। फिर उसके बाद हमने चुनाव आयोग से इनका इलेक्शन का खर्चा मांगा और वो आया 2012 में इन्होंने 9 लाख का दिखा रखा था, 2017 में इन्होंने 25 लाख का और 2022 में इन्होंने 29,99,000 का के लगभग का दिखा रखा था। और संपत्ति जो हमने फिर इनकी जो सर्टिफाइड कॉपियां निकाली हैं, तो कम से कम इनकी 10 से 12 प्रॉपर्टियां हरिद्वार में हैं और देहरादून में है। अब टोटल इनकी अभी तक की इनकी जो तनख्वाह आई है लगभग 36 लाख के करीबन आई है और इनके जो एसेट्स आए हैं 9 करोड़ के। तो इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई है, इसकी हमने शिकायत विजिलेंस में करी है। शिकायत में कहा गया कि गणेश जोशी को एक विधायक और मंत्री के तौर पर साल 2007 से 2023 तक कुल 36,54,000 रुपए वेतन के तौर पर मिला, जबकि 2022 में चुनाव हलफनामे में उन्होंने 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई। वहीं इन आरोपों को लेकर गणेश जोशी का कहना है कि उन्हें जहां जवाब देना था वो दे चुके हैं। राजनीतिक जीवन में ऐसे आरोपों के लिए वो प्रिपेयर रहते हैं। मैं इसका जिस चैनल में जवाब दे चुका हूँ उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस चैनल में कहता मैं, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपना जो है पूरा जो कभी ऋण उसमें देते हैं और उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कोई बात नहीं, कोई जब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और अब मैं तो 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और 3 बार मंत्री बना हूँ, तो ऐसे लोगों की तुम्हें मैं ध्यान देना उचित नहीं समझता। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार मजेदार बात तो ये है कि गणेश जोशी ने 2011 में जो आयकर रिटर्न भरा, उसमें अपनी आय महज 3,90,692 रुपए दर्शाई। 2012 के चुनाव में जो हलफनामा दिया गया था, उसमें उन्होंने बैंक में अपनी जमा पूंजी लगभग 13 लाख रुपए बताई। एफडी और एनएससी से 10 लाख की आय दिखाई। बच्चों की शिक्षा पर ऋण समेत 29,93,000 का कर्ज दिखाया। एडवोकेट नेगी ने विजिलेंस से शिकायत की है कि गणेश जोशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि गणेश जोशी से पहले दून के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा के ऊपर भी अपने पद पर रहते हुए संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी का आरोप लगा था। 10 गुना संपत्ति में बढ़ोतरी का खुलासा किया गया था। इसे लेकर गामा कोई वैलिड जवाब देने में असमर्थ थे। हालांकि अब आरोप कैबिनेट मंत्री पर लगा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्या कार्रवाई होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चंपावत में मौजूद चाय बागान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली चंपावत को 70 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने चंपावत को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन 2 अभियान में शामिल किया। चंपावत की प्रभारी मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में चंपावत पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी केंद्र का आभार जताया। कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनपद चंपावत को इसमें चिन्हित किया गया। उत्तराखंड में भी स्वदेश दर्शन 2.0 यानी इसको यूं कहे तो दूसरा फेज, इसमें हमारे पास 150 करोड़ यहाँ पर धनराशि प्राप्त हुई है। आधी 150 करोड़ का चंपावत जिले के लिए और आधा भाग पिथौरागढ़ के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। उधर कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद जारी है। 3 बार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अब तक प्रत्याशियों के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया है कि जल्द कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होगी। उन्होंने बताया कि नामों पर अंतिम चिंतन चल रहा है। चिंतन और मनन के बाद, परिचर्चा के बाद 45 में से 15 नामों को सीईसी में भेजने की सहमति बनी है और 9 या 10 तारीख में फिर स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक और होगी जिसमें नामों के संबंध में एक विस्तृत चर्चा होगी और अंतिम सूची जो सीईसी को भेजनी है उसमें मंत्रणा होगी। उसमें डिस्कशन के बाद हम अंतिम सूची सीईसी को भेज देंगे। वहीं देहरादून में कांग्रेस ने भारतीय स्टेट बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का वक्त दिया था, लेकिन एसबीआई ने अब तक चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एसबीआई को जिन लोगों ने चंदा दिया है, किस राजनीतिक पार्टी को दिया है, कितना दिया है, उस सभी का ब्यौरा 6 मार्च तक देने के लिए उनको कहा है। लेकिन एसबीआई केंद्र सरकार के दबाव में उस तिथि को जो है 30 जून तक देने की बात कर रहा है, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से भी गलत है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो कुनीतियाँ हैं उसको छुपाने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेसियों ने भारतीय स्टेट बैंक के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में चुनावी बॉन्ड के तहत मिलने वाले चंदे और दानदाताओं के ब्यौरे को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इन धरनों के माध्यम से। आप पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में हम जो है ये स्टेट बैंक के आगे से, उनके मुख्यालय के आगे से हम धरना दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि गत दिनों आपने भी अखबारों के समाचार माध्यमों से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला किया कि स्टेट बैंक के जो बॉन्ड जो हैं पार्टियों ने अपने अपने नाम ले लिए हैं, तो उसमें कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में पार्टी को ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, तो स्टेट बैंक पर दबाव डाल के उन्होंने न्यायालय पे जून तक के लिए समय ले लिया। अब आप जानते हैं कि इसी बीच में चुनाव हो जाएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग होगा।
आगामी लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से 5,35,079 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 920 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। आचार संहिता से पहले चुनावी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। कुछ पोलिंग स्टेशन में भी बिजली, पानी सहित कुछ समस्या जरूर है, जिन्हें समय रहते दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, पूरे जनपद में लगभग 5,35,000 के आसपास वोटर्स हैं और सर्विस वोटर्स हमारे लगभग 7,000 के आसपास हैं। 5 हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। टोटल हमारे 920 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 820 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं और 6 विधानसभाएं हैं। हमारी जनपद की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो हमारी टीमें बनाई जानी थी, जो FST SST रहती है, उनका हम गठन कर चुके हैं। उनको पर्याप्त ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। बीजेपी विधायक की ओर से नगर निगम कर्मचारी और नगर आयुक्त के साथ ही की गई बदसलूकी का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। घटना के विरोध में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। न तो यहां घरों से कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है और न ही सड़कों से। सफाई व्यवस्था ठप होने से शहर की क्या हालत है, ये दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। शल्ट के विधायक महेश जीना के परिचित को नगर निगम में टेंडर नहीं मिलने के कारण अब जो उसका हट जाना है शहर की जनता भुगत रही है, क्योंकि जिस तरह से बदसलूकी की है विधायक ने, उसके समर्थकों ने, उसके बाद से जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी और जितनी बाकी यूनियन है सभी हड़ताल पर 2 दिन से है। और उसका जो नतीजा है वो हम आपको साफ तौर पर तस्वीरों पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उस हड़ताल पर जाने के बाद जो सफाई कर्मचारी है, जो डोर टू डोर की बात करें कूड़ा उठान को लेकर, या फिर जो शहर भर की जो कूड़ा है जो उठान होता है प्रतिदिन, उसका उठान बिल्कुल बंद हो गया है मंगलवार से। और उसका नतीजा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे नैशविला रोड पर मौजूद है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क के जो आधे हिस्से में कूड़ा बिखरा पड़ा है, जिसके वजह से जो आने जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और इस कूड़े के वजह से जिस तरह से सड़क पर जाम लग रहा है और आधी सड़क पर फैल गया है, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो इसकी जो दुर्गंध है, दुर्गंध के जो आसपास के जो घर है उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं किसको शिकायत करें, क्योंकि जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं। हालांकि जिस तरह से बात चल रही थी 2 दिन से, उसमें अगर देखा जाए तो उनकी नगर निगम के जो वाहन चालक सचिव है, यूनियन है, उनकी तरफ से एक तहरीर गई थी। तहरीर के बाद में जो विधायक महेश जीना है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नगर कोतवाली में हुआ। उसके साथ में 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मुकदमा दर्ज हो गया है विधायक के खिलाफ, अब नगर निगम हड़ताल खोलता है या फिर और कुछ इनकी मांगे सामने आती है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। देहरादून नगर निगम में नगर आयुक्त गौरव कुमार और अन्य कर्मचारियों के साथ हुई नोकझोंक के बाद निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। नगर निगम की सफाई मजदूर यूनियन ने हड़ताल खत्म नहीं की है। मजदूर यूनियन का कहना है कि जब तक हमारी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं आता तब तक हड़ताल रहेगा जारी। वहीं कर्मचारी यूनियन का कहना है कि जब तक विधायक नगर निगम में आकर कर्मचारियों से माफी नहीं मांगते हैं तब तक नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे। विधायक के खिलाफ हमारे मुकदमा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, परंतु हमारा कहने का मतलब है जो शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि DM है या हमारे नगर आयुक्त साहब हैं या कोई भी शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी जो आए हमारे से वार्ता करें, हमें सुरक्षा का आश्वासन दें। फिर विधायक जी नगर आयुक्त के कमरे में जाते हैं। नगर आयुक्त महोदय के कमरे में जाने के बाद भी उस विधायक ने अपनी हथेली दिखाई है कि मैं विधायक हूँ, मेरा काम बेटा तू अभी करेगा, मेरा फाइल मंगा अभी साइन करके दे। अरे भैया, एक IAS अधिकारी है, कोई घास छीलने वाला व्यक्ति थोड़ी है। एक IAS अधिकारी के साथ तुम इस तरह से बदतमीजी करोगे तो क्या कर्मचारी संघ जो इसको बर्दाश्त करेगा? निकाय कर्मचारी महासंघ जो है कभी भी इस मामले को लेता है कि हमारे किसी अधिकारी और कर्मचारी के साथ बदतमीजी होती है तो संगठन हमारा
पूरा सहयोग देता है। हमारे यहाँ 3 संगठन चलते हैं। वहीं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी ने देहरादून नगर निगम में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। बता दें कि निकायों में ठेका प्रथा, संविदा समितियों की व्यवस्था समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। हम 14 दिसंबर 2023 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी, कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, मकानों पे मालिकाना हक मिलेगा, आवासों पे इन लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जो कर्मचारी नियमितीकरण से रह जाएंगे उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी। जैसे उपनल है, उपनल में आज कर्मचारी को सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये कर्मचारी को कोई सामूहिक बीमा, EPF, ESI कुछ नहीं है, मर जाए कोई पूछने वाला नहीं है, साप्ताहिक अवकाश नहीं है, 365 दिन काम करते हैं। 3 बार सरकार से वार्ता हुई है, हमेशा बोलते हैं नियमावली बना दी है, कागज चल रहे हैं, मंत्रिमंडल बैठक में जाएगा, आपका विधानसभा सत्र में जा रहा है, अधिकारियों को कॉल करो, मिलना बंद कर देते हैं। आज हम विवश हो गए हैं। आज हमारा एक मुद्दा तो ये है जो पुराना चलता आ रहा है, दूसरा जो हमारे मेयर साहब इनके साथ, MNA साहब के साथ विधायक महेश जीना ने अभद्र व्यवहार किया, उसका हम घोर भर्त्सना करते हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने अपनी मांगों का समाधान न होने पर मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो ठेका प्रथा को खत्म करने समेत कई मांगे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। सर देखो, ये लगातार दिसंबर से हम ये धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हर पालिकाओं में, हर नगर निगम में, नगर पंचायत में, इनके माध्यम से हमने सचिवालय को भी ज्ञापन सौंपे हैं, रैली निकाली है। SDM को भी हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारे पे इस कार्यवाही पे हमारे पे अमल किया जाए। हमारी कुछ मांगे हैं उसमें। पहली बिंदु तो हमारा था कि हमारी रियाल कमेटी है कि सिफारिश लागू की जाए। दूसरा बिंदु हमारा ये था, जितनी भी हमारे ठेका पड़ता है, नाला गैंग है, रात्रि गैंग है, सबिता गैंग है, जितने भी इन्हें सबको नियमितीकरण इनका चाहिए। उधर नरेंद्रनगर में भी अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका परिषद में धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। बता दें कि सफाई कर्मी ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। ये है कि 365 दिनों में से 365 दिन हम काम पे आ रहेंगे, ना हमारी छुट्टी है ना कुछ है। ये तो शोषण ही एक तरीके से। और हमारी डॉक्टर ललित मोहरियाल कमेटी जो 2021 से जो लागू किया है वो लागू कर नहीं रहे हैं, ना उसमें पदोन्नति है, उसमें ये पेंशन का भी है, उसमें कई हमारे मुद्दे हैं, ऐसे बीमा वगैरह भी है। सो इन चीज़ों को लेके हमारी ये हड़ताल है। उधर गुलदार की दहशत में रहने को मजबूर देहरादून वासियों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि आखिरकार वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है। DFO वैभव सिंह ने बताया कि गुलदार को देहरादून के किमाड़ी से रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि गुलदार के शिकार करने वाले दांत क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसने इंसानी बस्तियों का रुख किया। फिलहाल गुलदार को वन विभाग के संरक्षण में रखा जाएगा। देखिए, जो बाघ का पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है उससे ये निकल के आया है कि बाघ के जो लेफ्ट साइड के अपर और लोअर कैनाइन है जिसके द्वारा बाघ शिकार करता है वो दोनों क्षतिग्रस्त हैं। और इस बाघ को कैमरा ट्रैप में भी हमारे द्वारा फॉलो किया गया था और इस क्षेत्र में ये एक्टिव था। तो अभी के हिसाब से हम ये पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि जिस जानवर द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया गया उसको पकड़ लिया गया। उधर दिनेशपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला पर आधा दर्जन लोगों ने जरा सी कहा सुनी में जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल विवाद पीड़िता के बच्चे से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में अन्य बच्चों के साथ उनका बच्चा भी खेल रहा था। इसी दौरान बच्चों में लड़ाई हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने उसके बच्चों को मारा। उसने पर इस विवाद का विरोध किया तो कई लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। बता दें कि पीड़िता को अपनी जान का डर सता रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर पे नहीं थी, मौसमी कर रही थी, तो वहाँ से मैं आई तो वो दीदी कह रही है तुम्हारा लड़का को मारा है, उसका मतलब वो भाभी है। तो फिर मैंने गई जाके पूछा तो भाभी तुमने मेरे लड़के को कैसे मारा? तो चप्पल से, तो कमीज उमीज फाड़ दिया, मारा इतना मेरे छोटा वाला लड़का को। फिर मैंने कहा आना हमारा उधर फिर बताऊंगी। फिर मैं वहाँ से मैं आ गई थी तो उसका पति ने मुझे बाल खींच के फिर
मारा। अल्मोड़ा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहां पुलिस टीम ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटरमार्ग पर डंपर वाहन से 160 पेटी देसी शराब सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए है। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसी पे कार्रवाई करते हुए आज हमारे जो एसओजी एएनटीएफ के साथ साथ में अल्मोड़ा थाना पुलिस ने लगभग एक गाड़ी से एक अभियुक्त के कब्जे से 160 पेटी के आसपास देशी शराब बरामद की है, जिसका मूल्य लगभग 5.5-6 लाख रुपए के आसपास है। देहरादून में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने 61वां वार्षिक 3 दिवसीय सम्मेलन को लेकर जानकारी दी। ये सम्मेलन 8 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा किया जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव झा ने बताया कि इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 1,500 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से ये 61वां अधिवेशन देहरादून के हिमालय कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जो 8 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा। इसमें 1500 से ज़्यादा प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, और इन प्रतिभागियों में से 200 शोध पत्र कम से कम प्रस्तुत किए जाएंगे, दिए जाएंगे, और इन सब का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी का उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और इस विकास के माध्यम से हमारी समाज को, उत्तराखंड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी का लाभ मिल सके, अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकें, जिसका लाभ हमारे मरीजों को मिल सके। उधर रुड़की के शक्ति विहार कॉलोनी में बनाई जा रही सड़क पर स्थानीय लोगों को धांधली का आरोप उन्होंने लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार और नगर पंचायत के अधिकारियों की मिली भगत के चलते सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बात पे हुए 100 नंबर 2 का माल लग रहा है, रेत की जगह ये क्या डाल रहे हैं, पांगा डाल रहे हैं। दूसरी बात पीली ईंटें डाले। तीसरी बात नाली बना रहे, पूरा उधर का पानी टैली वाले का यहाँ डाल रहे हैं, और सड़क की खुदाई नहीं, कुछ नहीं, डुप्लीकेट माल करके भर दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। नारी शक्ति महोत्सव में 22 महिलाओं को किया सम्मानित। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। यात्रा की तैयारी और मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का किया गठन। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। कैमरे पर मंत्री जी ने आरोपों से किया इनकार। देहरादून में खत्म हुई गुलदार की दहशत। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार। किमाड़ी से किया रेस्क्यू। 2 मासूमों को बना चुका था अपना निवाला।